Welcome in the first lecture of our GPAT preparation series. In this lecture, I am going to cover general pharmacology including introduction to pharmacology, which have many subtopics like definition, scope and sources of drug, dosage forms and routes of administration. Then the pharmacokinetic, which contains mechanism and principle of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug, principle and basic clinical pharmacokinetics, pharmacogenetics, adverse reactions, and then pharmacodynamic, mechanism of drug action, receptors, classifications, drug receptor interaction, combined effect of drug function, factor modifying drug action, then discovery and development of new drugs, preclinical and clinical studies. So these are the basics: receptors, mechanism of action, ADME. These are the basics of pharmacology. अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बहुत क्लियर रहेंगे फार्माकोलॉजी में. ये लेक्चर ध्यान से समझिए, पढ़िए. Whenever we talk about general pharmacology, the first question that should come in your mind is what is pharmacology? Pharmacology क्या है? Study of drugs. How the drug affect our human body and how the human body respond for the drug. ड्रग का हमारे शरीर के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है और हमारे बॉडी का ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है, इन सब की स्टडीज़ हम करते हैं फार्माकोलॉजी में. फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग ओवरऑल वी कैन सी. फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगोस. फार्माकोन मीन्स ड्रग, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स इन और साइंस. फार्माकोलॉजी डील्स विद इंटरैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड मॉलिक्यूल विद लिविंग सिस्टम. बाहर से जो अगर कोई भी लिविंग सिस्टम में कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट, केवल केमिकल कंपाउंड आता है, केमिकल मटेरियल एंटर करता है, तो उसे हम जीनोबायोटिक कहते हैं. उसका जो हमारे लिविंग सिस्टम पे, लिविंग सेल्स पे क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी में. एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड मॉलिक्यूल कहने का मतलब है ड्रग. WHO की एक डेफिनेशन दी गई है ड्रग के लिए, दैट आई विल डिस्कस लेटर इन द upcoming sessions. Any single chemical substance which can produce a biological response is a drug. कोई भी chemical substance जिसका कोई ना कोई biological response होता है उसे हम कहते हैं drug. Let's go through little bit history. तो 18th century में pharmacology की शुरुआत हुई. aimed animal experiments and primarily aimed at understanding physiological processes was started by F. Magendie and Claude Bernard. Then 1847 में Rudolf Bachin founded the first Institute of Pharmacology in Germany. 19th century Oswald Schmiedberg regarded as the father of pharmacology. 19th century में ओस्टवाल्ड स्कीमियडबर्ग ने अपने डिसाइपल्स के साथ कई ऐसे फार्माकोलॉजी में नए रिसर्च किए, नए इनोवेशंस किए, जिनकी वजह से उनको हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं. एंड हियर drug substances or material that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state or for the benefit of the recipient is drug. This is the WHO definition. ये अब हमेशा याद रखिएगा, बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. और अगर जब तक आप मेडिकल साइंस में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, नर्सिंग में हैं, फार्मेसी में हैं, MBBS में हैं, कहीं भी हैं, ड्रग का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिएगा. ओके, चलिए आगे चलते हैं. लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज. फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी R.N. चोपड़ा. कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन है? ओस्वाल्ड स्कीमियडबर्ग. और इंडियन फार्माकोलॉजी R.N. चोपड़ा. फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एहरलिच, जिनको बुलेट साइंटिस्ट भी कहा जाता था. इन्होंने मैजिक बुलेट वाला कॉन्सेप्ट दिया था. द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग साल्वर्सन विच इज ऑल्सो नोन एज आर्सफेनरामीन या कंपाउंड 606 सिंथेसाइज्ड बाय पॉल एहरलिच. तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था. डिस्कवरी ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन सेल्समैन वॉक्समैन. डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट. Then discovery of antimicrobial effect of Prontosil, which is the first commercially available antibacterial sulfa drug. सल्फा ड्रग की बात करें तो क्या है? फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल सल्फा ड्रग की बात करेंगे तो क्या आएगा? प्रोंटोसिल. और फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग कहेंगे तो साल्वर्सन. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. किसके द्वारा किया गया?
गेरहार्ड डोमगैक के द्वारा। देन फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड स्किमिएटबर्ग, ये कंफ्यूज नहीं होने का, इंडियन फार्माकोलॉजी में आर्यन चोपड़ा और मॉडर्न फार्माकोलॉजी में ओसवाल्ड स्किमिएटबर्ग। बहुत ईजी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, सो देर आर मैनी ब्रांचेस, मैनी स्कोप्स। फार्माकोकाइनेटिक सबसे पहले आता है। फार्माकोकाइनेटिक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। फार्माकोकाइनेटिक इज ऑल अबाउट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारे शरीर का ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है या हमारा शरीर ड्रग पे क्या क्या इफेक्ट दिखाता है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। जैसे ही हम कोई ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले वो हमारी बॉडी में जाता है, उसका डिसोल्यूशन होता है, आफ्टर दैट it gets absorbed, then distributed to the whole body, then metabolism occurs, then the excretion of the left material. तो ADME absorption, distribution, metabolism, excretion की स्टडीज हम फार्माकोकाइनेटिक में करते हैं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसको याद रखेगा। अभी हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक को डिटेल में पढ़ेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स में, दैट आई कवर सून। Just after this lecture, general pharmacology, I'll cover it because it is all about biopharmaceutics is all about pharmacokinetic and pharmacodynamic. Pharmacodynamic क्या है? एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डायनेमिस। डायनेमिस मतलब पावर। सो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग अपना पावर दिखाता है बॉडी पे, कैसे दिखाता है उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक में। ड्रग हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट दिखाता है, वो उन सबसे भी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक में। दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट द ऑर्गन सिस्टम, सबसेलुलर और माइक्रोमोलिकुलर लेवल। कोई भी ड्रग अपना इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखा सकता है, सेलुलर लेवल पे, सबसेलुलर लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे और टिश्यू लेवल पे। तो इन सारी चीज़ों की ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, सारे इफेक्ट्स को हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। तो अभी पूरे फार्माकोडायनेमिक में हम पूरे फार्माकोलॉजी में हम इन्हीं सब चीज़ों की बातें करेंगे। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के ट्रीटमेंट की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक। मतलब फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को किसके लिए यूज़ करना है, थेरेप्यूटिक यूज़ के, थेरेपी के लिए, थेरेप्यूटिक यूज़ के लिए। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, जब बीमारी के इलाज के लिए जब हम फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो फार्माकोथेरेप्यूटिक कहलाता है। देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू ह्यूमन और ओल्ड एंड न्यू ड्रग्स इन ह्यूमन। जहाँ पे भी क्लिनिकल वर्ड आता है वहाँ पे समझ जाइएगा ह्यूमन्स पे स्टडी हो रही है। इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनेमिक and pharmacokinetic investigations in healthy volunteers as well as in patients। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स आप पढ़ेंगे, अभी आपने सुना भी होगा कोविड के टाइम पे बहुत, तो ये सब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आ जाता है। देन दी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पॉइजन्स इफेक्ट, it is all about the study of adverse effect, toxic effect of drug in the body. So toxicology covers all of these. Then the chemotherapy refers the treatment of infectious disease or cancer with chemical compounds that kills the cells, especially those of the microorganism and neoplastic cells। तो कीमोथेरेपी में हम दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए करें, और दूसरा होता है कैंसर सेल को मारने के लिए करें। तो कीमोथेरेपी इज ऑल अबाउट द किलिंग द सेल दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। फार्माकोजेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स एंड वेरिएबिलिटी। और आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग। सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट सोर्स हैं, एनिमल सोर्स हैं, मिनरल सोर्स हैं, माइक्रोब्स हैं। आपको पता ही होगा ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट सोर्सेज से। तो प्लांट सोर्स जो है वो मेजर सोर्स है, प्लांट और एनिमल सोर्स ड्रग का। प्लांट सोर्सेज में आ जाते हैं एल्केलॉइड्स,
ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोलाइड्स में मॉर्फिन, एट्रोपिन, ये एग्जाम्पल्स याद रख लीजिएगा। निकोटीन, अर्गोटामिन, रिजोपाइन, क्विनिन, विनिकस्ट्रीन। साथ साथ आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो रही है जीपीट के साथ, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ग्लाइकोसाइड्स हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, उनके बारे में भी फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। डाइजॉक्सिन है, क्वाबिन है, एंथ्राक्विनोन है, ग्लाइकोसाइड्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि जेंटामाइसिन है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक का एक ग्रुप है जिसके बारे में आप अभी एंटीबायोटिक्स पढ़ने के टाइम पे पढ़ेंगे। देन ग्लाइकोसाइड्स याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइड्स आर कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ हेट्रोसाइक्लिक मोनोशुगर मोइटी, a glycone linked to a sugar moiety through ether linkage. Then oils हैं, fixed oils हैं, essential oils हैं. Fixed oils are also known as non-volatile oil used for the food mostly as a emollient. ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सीसेम ऑयल है, सीसेम मतलब तिल का तेल, कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल, एंड इट इज कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज पर्गेटिव ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। इसको आप अभी कॉन्स्टिपेशन वाले ड्रग्स में पढ़ेंगे। एसेंशियल ऑयल्स हैं विच आर ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल ऑयल, मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स और लीव्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन. दे आर एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट, टर्पीन, हाइड्रोकार्बन दैट हैव नो फूड वैल्यू. तो इसको हम एसेंशियल ऑयल्स को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते. जैसे कॉस्मेटिकल्स होते हैं, कॉस्मेटिक थेरेपी देते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं. कई तरह के मेडिसिन जो पेन रिलीवर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन सब में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे क्लोव ऑयल है, बहुत अच्छा पेन रिलीवर है. दांत दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है. यूकेलिप्टस ऑयल है, नीलगिरी का तेल है, पेपरमिंट ऑयल है, पुदीने का तेल है. ये सब बहुत यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए. बहुत सारा इनका भी बहुत यूज़ है फार्मास्यूटिकल्स में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो है ही. देन मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फोर, वोलेटाइल ऑयल्स, these are solid at room temperature. ठीक है. Then mineral oils, not plant products obtained from petroleum. So mineral oils, they are not obtained from plants, they are obtained from minerals. They are obtained from petroleum. Petroleum is the main source for mineral oils. Liquid paraffin है, which is very useful in pharmaceuticals. For pharmaceuticals, lubricants, laxatives, soft and hard paraffin है, emollient and ointment base. ये सब ये जो पैराफिन है उसका कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी यूज़ होता है. सपोजिटरीज के फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है. सपोजिटरीज इसके पैराफिन के बिना नहीं बनाए जा सकते. एनिमल सोर्स है, एड्रिनेलिन, थायरोक्सिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, एंटीसीरा, वैक्सीन्स. देन माइक्रोब्स हैं, एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन होते हैं माइक्रोब से. बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, एंजाइम्स, ये सब जो है माइक्रोबियल सोर्स हैं ड्रग्स के. वैक्सीन्स हैं, दे आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स ओनली. मिनरल्स हैं, आयरन साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट्स, लिथियम साल्ट्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये सारे मिनरल्स हैं जिनका उपयोग हम करते हैं. सिंथेटिक केमिस्ट्री मतलब नए जो कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं. एट्रोपिन सब्सटीट्यूएंट से सिफिलोस्पिन, जैसे कोई एक ड्रग बन गया तो उसका फिर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करके हम दूसरा ड्रग बना रहे हैं. मोर इफिकेशियस, मोर एडवांटेजेस. बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ग्रोइंग फील्ड है. फार्मास्यूटिकल्स, बहुत नए नए जो जीन थेरेपीज़ हैं, दे आर बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओनली. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ड्रग. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस. ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमुलिन विच इज़ नोन एज ह्यूमुलिन. अल्टाफेज है. इंटरफेरॉन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रेगुलेटर पेप्टाइड्स, एरिथ्रोपोइटिन. दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. देन ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग का नामकरण कैसे किया जाता है. अ ड्रग इज जनरली हैव 3 कैटेगरीज ऑफ नेम. किसी भी ड्रग के कितने तरह के नाम होते हैं? 3 तरह के. नॉन प्रोप्रिएटरी, प्रोप्रिएटरी एंड केमिकल नेम. प्रोप्रिएटरी से तो पता ही चल रहा है कि किसी न किसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है. नॉन प्रोप्रिएटरी कहने का मतलब है अप्रूव्ड और ऑफिशियल और जेनेरिक नेम. ये अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है. प्रोप्रिएटरी नेम पर्सनल होता है, कोई कंपनी अपने हिसाब से किसी प्रोडक्ट का नाम रख सकती है, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, जिसको हम कहते हैं
जैसे कि पैरासीटामॉल है, वो कई तरह के ब्रांड नेम से आता है, टाइनोलॉल और क्रोसिन, अलग अलग इसके ब्रांड नेम्स हैं, लेकिन उसका जेनरिक नेम क्या है, पैरासीटामॉल ही है ना। केमिकल नेम है, तो 3 तरह के ये नाम हो गए। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। केमिकल नेम एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ paracetamol, which is the generic name. Paracetamol is the generic name. It is also known as acetaminophen. इसको पहले एसिटामिनोफेन ही कहा जाता था, देन इसका नाम पैरासीटामोल रख दिया। इसका केमिकल नेम क्या है, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल, याद रखिएगा, एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल। ब्रांड नेम है इसका कैल्पॉल, क्रोसिन, टाइनोलॉल, बहुत सारे नाम है। पैरासीटामॉल बहुत सारे नाम से मिलता है, अलग अलग mg के बेसिस पे भी इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि अभी डोलो बहुत चला, डोलो में 650 mg पैरासीटामॉल होता है। यूजुअली पैरासीटामॉल 500 mg पे बेचा जाता है। पीडियाट्रिक सिरप्स में आपको 250 mg पैरासीटामॉल मिलेगा। तो बहुत सारे ब्रांड नेम्स हो सकते हैं एक ही ड्रग के। एस्पिरिन है, एस्पिरिन एस्पिरिन का जेनेरिक नेम एस्पिरिन ही है, एंड इसका केमिकल नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, याद रखिएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ब्रांड नेम है डिस्पिरिन, इकोस्पिरिन, बहुत सारे अलग अलग नाम से एस्पिरिन मिलता है। केमिकल नेम क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। केमिकल नेम डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर सब्सटेंस केमिकली। ओके, एग्जाम्पल है 1 आइसोप्रोपाइलामीन प्रोपाइल अमीनो 3 1 नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल फॉर प्रोपेनोलॉल। ये जो प्रोपेनोलॉल है वो कार्डियोवास्कुलर ड्रग की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आते हैं नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। इट इज़ द नेम accepted by competent scientific body or authority. International non-proprietary name accepted by all the members countries of WHO, World Health Organization. तो ये किसी ना किसी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है नॉन प्रोप्रिएटरी नेम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ड्रग। एंड आगे देखते हैं प्रोप्रिएटरी नेम, जिसे ब्रांड नेम भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो शुरू में मैंने बताया कि प्रोप्रिएटरी नेम, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम को और क्या क्या कहा जाता है वो आप याद रखिएगा। प्रोप्रिएटरी नेम या ब्रांड नेम, it is the name assigned by the manufacturers and his property or trademark. One drug may have multiple proprietary name. एग्जाम्पल के लिए एमकार्ड है, एमलोगार्ड है, एमलोकोर है, एमलॉन्ग है, एमलोपिन है, एमलोवस है, स्टेमलो है, फॉर द एमलोडाइपिन फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो एक ड्रग के बहुत सारे ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ड्रग को बहुत सारी कंपनीज सेल कर सकती है अपना नाम देकर, अपना अलग ट्रेडमार्क देकर। उसके बाद आता है ड्रग कंपीडिया। ड्रग कंपीडिया क्या है, ड्रग कंपीडिया आर कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्राफ विदाउट गोइंग इनटू द theoretical concept, mechanism of action and other aspects which help in understanding the subject. तो ड्रग कंपेडिया में केवल स्पेसिफिक चीज़ें लिखी होती है, ड्रग की एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझाया जाता, बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहता है। जैसे कि ऑफिशियल कंपेडिया हैं, फार्माकोपियाज हैं, फार्मूलरीज हैं। फार्माकोपिया क्या है, दे कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर वेट, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, एंसे मेथड, standards of purity, storage condition and dosage form of ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग इन अ कंट्री। तो हर कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है फार्माकोपिया। इंडिया के लिए इंडियन फार्माकोपिया, हर कंट्री का अपना फार्माकोपिया होता है। यूएस का ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो हर कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया होता है। ओके, आगे देखते हैं। दे आर यूजफुल टू ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो जिस देश का फार्माकोपिया है वो उस देश के मैन्युफैक्चरर के लिए यूज़ होता है, उस देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए यूज़फुल होता है। एंड फार्माकोपिया इज़ नॉट यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। फार्मासिस्ट के लिए यूज़फुल होता है क्योंकि वो ड्रग्स की डिटेल स्टडी करते हैं, तो उनको काफ़ी ज़रूरत होती है फार्माकोपियाज की। और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड ड्रग से रिलेटेड फार्माकोपिया में ही इंक्लूडेड होते हैं और उन स्टैंडर्ड को कंपनीज़ को फॉलो करना होता है। इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, यूरोपियन फार्माकोपिया यूपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी। ओके, देन फार्मूलरीज आती है।
फार्मूलरीज दीज आर प्रोड्यूस इन बुकलेट फॉर्म, छोटी छोटी फार्मूलरीज होती है। कैन बी हेल्पफुल फॉर प्रिस्क्राइबर्स, ये प्रिस्क्राइबर अपने पास रखते हैं, आपने ये डॉक्टर्स के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, जितने भी रजिस्टर्ड फिजिशियन होते हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है BNF, लिस्ट ब्रांड्स नेम्स विद कॉस्ट। तो ये ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी में जैसे अगर ब्रांड नेम को इंक्लूड करना है, कोई नई कंपनी आई है, उन्होंने नया ड्रग बनाया है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए ताकि डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे, उसको कॉस्ट देना पड़ता है। कोई भी कंपनी पैसा दे के उसमें अपने ब्रांड को इंक्लूड करवा सकती है। जैसे उसमें पैरासीटामॉल के बारे में दिया या किसी कार्डियोवास्कुलर ड्रग के बारे में दिया है, और कोई कंपनी अपने कार्डियोवास्कुलर ड्रग का ब्रांड नेम इंक्लूड करवाना चाहती है और उस ब्रांड नेम को देख के फिर प्रिस्क्राइबर उसी को प्रिस्क्राइब करेंगे, तो इससे कंपनी का फ़ायदा होगा। तो वो कॉस्ट दे के ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी में कंपनी अपना ब्रांड नेम इंक्लूड करवाती है। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया में NFI है, डज नॉट इंक्लूड ब्रांड नेम्स। तो इंडिया की जो नेशनल फार्मूलरी है उसमें ब्रांड नेम को इंक्लूड नहीं किया जाता, केवल जेनरिक नेम होते हैं दवाइयों के। देन मार्टिनडेल है, मार्टिनडेल को एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहा जाता है। दिस इज़ द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस, इसमें बहुत सारी ड्रग की डिटेल्स होती है। Published every 2-3 years by the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. तो ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है मार्टिनडेल, दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर 2-3 years by Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. इट इज़ अ नॉन ऑफिशियल कंपेडियम, ठीक है। उसके बाद है फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस PDR एंड ड्रग फैक्ट्स एंड कंपेरिजन्स। ये दोनों जो है नॉन ऑफिशियल कंपेडियम ही हैं और USA में पब्लिश होती है। These are other non-useful compendia, यही लिखा है। Then एक important topic, बहुत important topic, essential drug concept, इससे questions आते ही हैं। essential medicine क्या है आपको पता होना चाहिए। The WHO has defined essential medicines as those that satisfy the priority healthcare needs of the population. जैसे कि पैरासीटामॉल अभी कोविड के टाइम पे बहुत यूज हुआ, तो वो क्या है कि एसेंशियल मेडिसिन है। जो एसेंशियल मेडिसिन है, जो एसेंशियल मेडिसिन है उनकी लिस्ट निकालती है स्टेट अथॉरिटी या आसपास की स्टेट अथॉरिटी भी निकाल सकती है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी भी निकाल सकती है, मतलब एरिया के वाइज पे एसेंशियल ड्रग लिस्ट निकाला जाता है। मतलब जिस एरिया में जिस मेडिसिन की सबसे ज्यादा जरूरत है और जो लोगों को इकोनॉमिक लेवल पे अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसको हम एसेंशियल ड्रग लिस्ट कहते हैं। तो इसमें उन्हीं मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है जिसका बहुत ज्यादा कंजप्शन किया जाता है पब्लिक के द्वारा। सो एसेंशियल कहने का मतलब है इफेक्टिव, इट शुड बी इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, सेफ, इट शुड बी सेफ, एंड सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन मोस्टली। सो दीज आर द मेनली जेनरिक मेडिसिन, जैसे कि एंटासिड्स हैं। कॉमन जो OTC कॉमन जो मेडिकेशन होते हैं, पैरासीटामॉल है, एंटासिड्स है। सिंपल सिंगल फॉर्मुलेशन वाली मेडिसिन को हम एसेंशियल ड्रग लिस्ट में रखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर वन ऑल्सो कंसिडर्ड इन मेकिंग द चॉइस। तो जहाँ पे जैसे मलेरिया कई एरिया में ज्यादा होता है, कई एरिया में डायरिया ज्यादा होता है, तो वहाँ के लिए एसेंशियल ड्रग में एंटी मलेरियल ड्रग को इंक्लूड किया जा सकते हैं, एंटी डायरियल ड्रग को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंट के बेसिस पे कहाँ पे कौन सी बीमारी ज्यादा होती है उसके हिसाब से एसेंशियल ड्रग लिस्ट निकाली जाती है। देन नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। एसेंशियल ड्रग में, एसेंशियल मेडिसिन में एक मेन चीज होती है कि वो बहुत सारे पॉपुलेशन के द्वारा, बहुत सारे पॉपुलेशन को उसकी जरूरत हो, बहुत लोगों को उसकी जरूरत होनी चाहिए। एंड देन दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, हर समय वो अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज इट इज एसेंशियल, नाम से ही पता चल रहा है। इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। 500 mg का टेबलेट है पैरासीटामॉल का, 250 mg का टेबलेट है, उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर टेबलेट इंजेक्शन जिस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए उस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए एज अ सिंगल फॉर्मुलेशन। देन एम है इसका, एम टू ऑप्टिमली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग इज मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ WHO मॉडल लिस्ट। WHO एक मॉडल लिस्ट निकालती है, उसी के हिसाब से फिर अपना अपना एरियाज में जिस एरिया में जिस मेडिसिन की ज्यादा जरूरत है, से अफ्रीका में हम देखते हैं मलेरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां के लिए एसेंशियल ड्रग लिस्ट में एंटी मलेरिया ड्रग्स को जरूर इंक्लूड किया जाता है। और सस्ते या फिर गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको फ्री में दिया जाता है। एसेंशियल मेडिसिन का ये कॉन्सेप्ट है, कभी कभी आ जाता है। देन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या है ये तो आप जानते ही हैं। दैट कैन बी सोल्ड इन द रिटेल ओनली अगेंस्ट अ प्रिस्क्रिप्शन इशूड टू अ पेशेंट बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहने का मतलब है एक डॉक्टर या
एक MBBS डॉक्टर, ये भी BDS डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी प्रिस्क्राइबर। एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबायोटिक ड्रग्स अंडर शेड्यूल H ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं उनको शेड्यूल G और शेड्यूल H में रखा गया है। ठीक है, अभी शेड्यूल्स के बारे में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, किस शेड्यूल में किस एक्ट के किस शेड्यूल में कौन सा ड्रग है, क्या चीज़ें रेगुलेट करती है किस ड्रग को, ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। देन दी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को हम कहते हैं OTC या ओवर द काउंटर ड्रग। रिलेटिवली हार्मलेस, ये हार्मलेस होती है एंड दैट कैन बी सोल्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। जो कि हार्मलेस है, कैन बी सोल्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन एंड कैन बी सोल्ड इवन बाय अ ग्रोसरी स्टोर। OTC ड्रग्स हैं वो ग्रोसरी स्टोर में आपको मिलती है, जैसे इनो है, दैट इज एन एंटासिड OTC ड्रग, तो वो आपको ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए ऑर्फन ड्रग है। ऑर्फन ड्रग, drugs or biological products for diagnosis or treatment or prevention of a rare disease or condition is orphan drug. Orphan drug, as per Orphan Drug Amendment of Act of USA, a rare disease or condition is one that affects less than 0.2% 2 million people in the US. ये US के हिसाब से है, कंट्री वाइज, मतलब जो ऐसी डिजीज जो बहुत कम लोगों को होती है उसके लिए जो मेडिसिन बनती है ना, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, उनको हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। जैसे इजासाइटिडीन है, और एक और है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक मेडिसिन है जोलजेंस्मा, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन। तो वो जो मेडिसिन है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है, उसको हम ऑर्फन ड्रग में रख सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं ऑर्फन ड्रग्स के, आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है, ऐसे आपसे पूछ सकता है, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्फन ड्रग, ऐसे करके पूछ देंगे, तो आप याद रखिएगा डेफिनेशन भी और ये कुछ एग्जांपल्स भी, दिस आर द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। आगे देखते हैं डोजेस फॉर्म्स ऑफ ड्रग। डोजेस फॉर्म्स के बारे में आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ ही लिया होगा, यहाँ बस हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डोजेस फॉर्म इज अ प्रोडक्ट दैट इज स्विचेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू अ पेशेंट। किसी भी ड्रग को हम ओरिजिनल फॉर्म में पेशेंट को नहीं दे सकते, इसलिए ड्रग को एक्सिपिएंट्स के साथ मिला के एक स्विचेबल फॉर्म लाइक सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म या इनहेलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम पेशेंट को देते हैं। तो डोजेस फॉर्म 4 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ सकते हैं पाउडर, टेबलेट्स, पील्स, कैप्सूल, लोजेंजेस, सपोजिटरीज। लिक्विड में आते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, एलिक्सायर, ड्रॉप्स, लोशंस, इंजेक्शंस। एंड सेमी सॉलिड में आते हैं ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जेल्स। इनहेलेशनल में गैसेस डोजेस फॉर्म्स। देन सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में पाउडर है, ड्राई एंड फाइनली पल्वराइज स्टेट ऑफ ड्रग। पाउडर आपने देखा ही होगा, इट्स नॉथिंग न्यू। डस्टिंग पाउडर है, डस्टिंग पाउडर फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, सप्लाइड एज अ बल्क पाउडर इन प्लास्टिक और मेटेलिक कंटेनर विथ होल्स फॉर स्प्रिंकलिंग। जैसे कि हमारे एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, वो बल्क फॉर्म में रहते हैं, बड़े बड़े बॉटल्स में आते हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक या मेटल बॉटल्स में आते हैं, उसमें छेद रहता है, होल्स रहते हैं, स्प्रिंकल करने के लिए, छिड़कने के लिए, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होता है, इसको आप एक्सटर्नली ही यूज़ कर सकते हैं। देन इफावेसेंट पाउडर्स है, कंटेन ग्रैनुलेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। ये कंपोजिशन याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं। दे एक्ट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग बबलिंग। तो इफावेसेंट कहने का मतलब है, इफावेसेंट पाउडर कहने का मतलब है ऐसे पाउडर जो वाटर में जाते ही इफावेसेंस फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से बबल्स फॉर्म करते हैं। बिल्कुल ये इनो है, इनो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनो को आप जब वाटर में डालते हैं तो बहुत सारे बबल्स बनते हैं, तो इस तरह की रिएक्शंस वहाँ पे होती है। इसी तरह से इफावेसेंट टेबलेट्स भी आते हैं, जो आगे हम देखते हैं। सो टेबलेट क्या है? टेबलेट ड्रग इज पाउडर्ड और ग्रेनुलेटेड इन टेबलेट ड्रग इज पाउडर्ड और ग्रेनुलेटेड मिक्सड विथ बाइंडिंग एजेंट्स एंड अदर एक्सिपिएंट्स and compressed, molded in discoid, oblong और other shape suitable for solving। टेबलेट आप सभी ने देखा ही है। टेबलेट में क्या करते हैं, जो पाउडर फॉर्म में ड्रग होता है उसी में बाइंडिंग एजेंट्स और एक्सिपिएंट्स, जो दूसरे एक्सिपिएंट्स मिला के उसको मोल्ड में कंप्रेस किया जाता है। आजकल तो टेबलेट पंचिंग बहुत सारी मशीन्स आ गई है अलग अलग टाइप की। जब आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आप इन सब टेबलेट कैसे बनता है इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, किस मशीन का यूज़ करके टेबलेट बनाते हैं।
तो ड्रग, ये जो टेबलेट है वो सबसे सूटेबल फॉर्म होता है किसी भी ड्रग को लेने का। अकॉर्डिंग टू द नीड उसमें कोटिंग भी कर सकते हैं, कलरिंग की जाती है। टेबलेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चीवेबल टेबलेट्स हैं। चीवेबल टेबलेट्स कैन बी चीव्ड एंड स्वॉलोड, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, इसको आप चबा सकते हैं। अब चूँकि इसको चबा सकते हैं, जो इसमें ड्रग यूज़ करेंगे हम, वो स्वाद में अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी प्लीजेंट। जैसे आप विटामिन सी की जो टेबलेट्स आती है वो चीवेबल टेबलेट्स होती है, आप उसको आराम से खा सकते हैं। देन डिस्पर्सिबल टेबलेट्स, टेबलेट इज ड्रॉप्ड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेयर इन डिस्पर्स क्विकली, द सॉल्यूशन इज देन गल्प्ड। तो डिस्पर्सिबल टेबलेट, इसी को हम इफरवेसेंट टेबलेट भी कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिस्प्रिन, आप सभी ने देखा होगा, यूज़ किया होगा। डिस्प्रिन को आप जैसे भी पानी में डालेंगे वो घुल जाता है। इसी तरह से एक और आता है कैटरॉल डीटी आता है, उसको जब आप पानी में डालेंगे तो घुल जाता है, तुरंत डिस्पर्स हो जाता है। देन सबलिंगुअल टेबलेट है। तो ये डिस्पर्सिबल टेबलेट क्यों बनाते हैं? क्विक एक्शन के लिए। डिस्प्रिन कहते हैं ना, डिस्प्रिन दर्द का तुरंत, तो जैसे ही आप डिस्प्रिन को पानी में डालेंगे वो घुल जाएगा, और जैसे ही वो आप उसको गल्प करेंगे वो आपकी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। सबलिंगुअल टेबलेट है, पुट अंडर द टंग इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द टंग। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, ठीक है। तो आप उसको इस तरह के टेबलेट्स को आप जीभ के अंदर रखते हैं, वो अपना वहाँ से एब्जॉर्ब होते जाता है, वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई रहता है। कोई भी ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाने के ही बाद ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो अगला है एंटेरिक कोटेड टेबलेट। द टेबलेट इज कोटेड विद अ मटेरियल दैट डज नॉट डिजॉल्व इन द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक एंड द टेबलेट इट डिसइंटीग्रेट ओनली ऑन द रीचिंग टू द डिओडिनम। तो जो एंटेरिक कोटेड टेबलेट है उसमें इस तरह की कोटिंग की जाती है जब हमें ऐसे ड्रग्स देने होते हैं जो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाए, पेट में जाके ख़राब ना हो। पेट में क्योंकि एसिड होता है, जहाँ पे कोई भी ड्रग एसिड में जाते ही ड्रग जो है, ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो एसिड में डालते ही ख़राब हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं टेबलेट में, ताकि वो इंटेस्टाइन में जाए, वहीं पे एब्जॉर्ब हो और अपना इफेक्ट दिखाए। स्टमक एसिड का उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो स्टमक एसिड से बचाने के लिए हम टेबलेट में कोटिंग भी करते हैं। सस्टेन्ड और एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं नॉवेल ड्रग डिलीवरी में। जब आप नॉवेल ड्रग डिलीवरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको कई तरह के टेबलेट टाइप मिलेंगे। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने को आपको बताया जाएगा। Sustained or extended release tablets contain drug particles which are coated to dissolve at a different rates. तो सस्टेन्ड और एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स जैसे उसमें इस तरह की कोटिंग, अलग अलग कोटिंग की जाती है कि ड्रग उनके डिज़ायर के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कोटिंग, अलग अलग टाइम पे डिज़ोल्व हो और जितनी ज़रूरत हो उतना ही ड्रग रिलीज़ हो, ज़्यादा समय तक ड्रग का इफेक्ट बॉडी में रहे। Then control release tablets, a semi-permeable membrane controls the release of the drug, prolonging its duration of action. जैसे कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में नाम ही इसका है, अगर हमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए रहेगा ड्रग का तो हम कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बनाएंगे। तो ये कोटिंग वाला फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं उसमें भी। पिल्स है, दीज आर, आजकल तो पिल्स वाले वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं होता उतना ज़्यादा। दीज आर archaic dosage forms in which the drug powder is mixed with honey or syrup to make a sticky mass. पहले बहुत यूज़ होता था पिल्स, अब उतने यूज़ नहीं होते। कैप्सूल्स हैं, वाटर soluble cylindrical containers made up of gelatin which are filled with powdered or liquid medicament। तो कैप्सूल सबने देखा होगा, इट्स नथिंग न्यू। सॉफ्ट जिलेटिनस कैप्सूल होते हैं, डिजॉल्व वेरी रैपिडली, जनरली कंटेन लिक्विड मेडिकामेंट। एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स होते हैं, डिजाइन टू डिजॉल्व ओनली ऑन रीचिंग टू द इलियम, एंटेरिक इलियम, ठीक है। स्नैप्सूल्स हैं, स्नैप्सूल्स ये सारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में ही आते हैं। स्नैप्सूल्स है, एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल है, पैक्ड विद ग्रैन्यूल्स ऑफ द ड्रग हैविंग डिफरेंट कोटिंग टू डिजॉल्व ओवर अ रेंज ऑफ टाइम पीरियड। आपने कभी कभी देखा होगा कई कैप्सूल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां और रहती है कैप्सूल के अंदर, तो वो अलग अलग कलर में अलग अलग कोटिंग होती है, वो अलग अलग मेडिकामेंट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम अपना धीरे धीरे डिजॉल्व होंगे, तो उनको हम कहते हैं स्नैप्सूल्स। ये सब आपने देखे हैं, बस आपने पढ़ा नहीं था तो आपको पता नहीं चलेगा। अब जब आप कैप्सूल्स देखेंगे इस तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंटेरिक कोटेड कैप्सूल है, कौन सा स्नैप्सूल है, क्या होता है। देन लोजेंजेस हैं।
Lozenges, tablets like bodies of various shapes containing the drug along with a switchable gum, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट. विटामिन सी की लोजेंजेस आती है, बहुत फेमस है. लोजेंजेस अक्सर कफ मेडिकामेंट के रूप में ही लोजेंजेस में अक्सर कफ मेडिकामेंट ही होती है. थ्रोट इरिटेशन के लिए जो मेडिकामेंट्स यूज़ करते हैं उसको भी हम लोजेंजेस कहते हैं. प्रोवाइडिंग द ड्रग फॉर लोकल एक्शन इन द माउथ एंड थ्रोट बाई रिटेनिंग इन द माउथ एंड अलाउड टू डिजॉल्व स्लोली. तो हमें थ्रोट इरिटेशन में हम लोजेंजेस का ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे अपनी थ्रोट हमको एक जो है वो एक जगह पे इफेक्ट चाहिए रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोजेंजेस इस्तेमाल करते हैं. चूँकि थ्रोट इरिटेशन में इन्फेक्शन थ्रोट में है, माउथ में है, तो वहीं पे जो मेडिकामेंट है डिजॉल्व होगा, वहीं पे अपना इफेक्ट दिखाएगा. मतलब एक सूदिंग इफेक्ट के लिए भी हम लोजेंजेस का इस्तेमाल करते हैं. देन सपोजिटरीज आते हैं. सपोजिटरीज कॉनिकल बुलेट शेप्ड डोजेस फॉर्म्स होते हैं फॉर इंसर्शन इनटू द कैनाल, जैसे कि एनल कैनाल है. विजाइनल सपोजिटरीज आती है जिनको हम पेशरीज भी कहते हैं. ड्रग इज मिक्सड विद अ मोल्डेबल फर्म बेस दैट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज द कंटेंट ड्रग. तो इसमें हम पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं. पैराफिन में हम मेडिकामेंट को मिक्स करते हैं, देन उसको एक मोल्ड में शेप देते हैं ताकि वो आसानी से कैनाल्स में इंसर्ट किया जा सके. एनल सपोजिटरीज आती है. वेजाइना में जो इसको इंसर्ट किया जाता है उसे हम वेजाइनल सपोजिटरीज कहते हैं. ओवल और स्विचेबली शेप्ड बॉडी फॉर द वेजाइनल इंजर्शन आर कॉल्ड पेसरीज. देन बुगीज आती है. एलोंगेटेड पेंसिल लाइक कोन मीन फॉर इंसर्जन इनटू द मेल और फीमेल यूरेथ्रा. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ये जो सपोजिटरीज होती है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं जिनमें जो टैबलेट्स कैप्सूल्स इन सबको नहीं ले पाते हैं. तो जैसे कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, जेरियाट्रिक पेशेंट हैं, उनके लिए हम इनको बनाते हैं. आगे है लिक्विड डोजेस फॉर्म. एक्वियस सॉल्यूशन है, कंटेन द ड्रग डिजॉल्व इन द वाटर and may be mean for oral, topical or parenteral administration. Preservatives have to be mostly added because shelf life of watery solution is short. तो जब भी हम पेरेंटल एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, क्योंकि वाटर से बना कोई भी चीज़ का सेल्फ लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता. सस्पेंशंस हैं, डिस्पर्जन ऑफ इनसॉल्युबल ड्रग इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट. देन इमल्शंस हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. ऑयल इन वाटर हो सकता है, वाटर इन ऑयल हो सकता है. मिल्क एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, नेचुरली अकरिंग इमल्शन है, बट ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसको हम कह सकते हैं डाइटरी सप्लीमेंट. ओके, इमल्शन की फॉर्म में कई मेडिसिन आती है. देन एलिक्जार है, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग यूजुअली स्वीटेंड विद सिरप एंड फ्लेवर्ड बाय फ्रूट एक्सट्रैक्ट. तो एलिक्जार में क्या होता है, एलिक्जार और सिरप में क्या डिफरेंस है. एलिक्जार में एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है और सिरप में शुगर सॉल्यूशन होता है. हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड थिकर इन कंसिस्टेंसी. एलिक्जार सिरप में डिफरेंस आता है फार्मास्यूटिक्स में. अब तक तो आपने पढ़ा होगा, ये सब चीज़ बहुत नई नहीं है, बहुत सिंपल सी है, बस एक क्विक रिविजन है ये, ताकि आपको डोजेस फॉर्म बार बार बताना ना पड़े. ड्राई सिरप है, ड्रग्स दैट डिटेरियोरेट्स इन एक्वियस मीडियम कैन बी डिस्पेंस्ड as dry syrup which is reconstituted by adding water and shaking. Then लिंक्टर्स है, ये जो ड्राई सिरप्स हैं आपने देखा होगा घर में बच्चों के लिए जब लेते हैं तो एक पाउडर फॉर्म में आपको एक बॉटल मिलेगी, उसके साथ एक वाटर का अलग से मिनरल वाटर का उसमें रहेगा छोटा सा बॉटल, उसको मिक्स करते हैं, तुरंत यूज़ करते हैं. तो जैसे इंस्टेंट यूज़ करने वाली दवाइयाँ होती हैं जिनको अगर पहले से घोल के रखा जाए तो ख़राब हो जाती है, तो ऐसी मेडिसिन को पाउडर और वाटर के फॉर्म में दिया जाता है, जिसको हम ड्राई सिरप कहते हैं. यूज़ करने से पहले वाटर को उस पाउडर में डाला जाता है और शेक करके फिर बच्चों को देते हैं, तो वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ज़्यादा दिन में वो ख़राब हो जाता है. लिंक्टस है, विस्कस सिरप लिक्विड मीन टू बी लीक्ड स्लोली फॉर सूदिंग द थ्रोट, जनरली हैज़ मेंथॉल टू इम्पार्ट कूलिंग सेंसेशन एंड एन इंट्यूटिव इफेक्ट. सूखी खांसी में यूज़ करते हैं. देन ड्रॉप्स है, relatively more concentrated solution of medicament mean for oral ingestion or external application to eye, nose और ear canal. ear drops हैं, eye drops हैं, oral drops भी आती हैं छोटे बच्चों के लिए. lotions हैं, solution, suspension और emulsion mean for external application to the skin without rubbing. body lotion है,
आपने देखा ही होगा। लोशन, मेडिकेटेड लोशन भी आते हैं, नॉन मेडिकेटेड लोशन भी आते हैं, इट्स नथिंग न्यू, लिनीमेंट्स हैं। Similar preparations like lotion which generally contain counter irritant and are to be rubbed on the skin to relieve pain and cause rubefaction. इसको लगाने के बाद थोड़ा इरिटेशन होता है लिनेमेंट को लगाने के बाद। देन इंजेक्शंस हैं, स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन एक्वियस और ऑयली मीडियम फॉर सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंजेक्शंस हैं वो इंट्रावेनस हो सकते हैं, इंट्रामस्कुलर हो सकते हैं, रूट्स के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं इंजेक्शंस। ओनली एक्वियस सॉल्यूशंस फॉर आईवी इंजेक्शन, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है उसमें हम एक्वियस सॉल्यूशंस ही यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंशन कभी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इट इज़ गिवन इंट्रावेनसली। ठीक है, सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती हैं। तो जब भी आईवी देते हैं तो केवल लिक्विड फॉर्म एक्वियस सॉल्यूशन में ही देते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है, ऑइंटमेंट, ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, आई, nasal mucosa, ear और anal canal. Drug is incorporated into oily base like soft or hard paraffin. Ointment का एक अच्छा एग्जाम्पल है पेट्रोलियम जेली। ऑइंटमेंट आपने सल्फर ऑइंटमेंट आता है, कई तरह के ऑइंटमेंट्स आते हैं, घाव पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट आता है। क्रीम तो हर कोई जानता है, क्रीम्स आर सिमिलर टू ऑइंटमेंट बट द बेस इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। क्रीम जो है, ऑइंटमेंट जो है वो बहुत थिक होता है, क्रीम थोड़ा लेस थिक होता है। क्रीम में भी मेडिकेटेड क्रीम आते हैं, नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स आते हैं। पेस्ट है, नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन ऑफ थिक कंसिस्टेंसी कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक एडेसिव पाउडर सच एज प्रिपेयर्ड चॉक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज एक्सेट्रा। देन जेल्स है, मेडिकामेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ, इसको याद रखिएगा, पेस्ट में नॉन ग्रीसी प्रिपरेशन मतलब इसमें ऑयली प्रिपरेशन नहीं है, इसमें पेट्रोलियम जेली बेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। मेडिकामेंट्स हैं, is incorporated in a viscous colloidal solution of gelatin or similar material and is usually dispensed in collapsible tube. तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है मूव और वॉलिनी जेल है। इसको ऐसे बॉटल्स में रखा जाता है जिसको आप प्रेशर लगा के बाहर निकाल सकते हैं मेडिकामेंट को, जैसे कि आपने बाम वगैरह का देखा होगा, जो ट्यूब्स होते हैं बिल्कुल कोलगेट की ट्यूब की तरह। देन आते हैं इनहेलेशंस, ड्रग्स विच आर गैसेज और वोलेटाइल लिक्विड्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स एंड फाइन पार्टिकल्स सॉलिड्स कैन बी एरोसोलाइज्ड यूजिंग अ मीटर्ड और स्पिनहेलर फॉर इनहेलेशन थ्रू द माउथ। नेबुलाइजर भी एक इक्विपमेंट है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं इनहेलेशन के लिए मेडिसिन को। इनहेलेशन में क्या होता है, जो भी गैसियस या वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उनको भरा जाता है, देन उसको पेशेंट को दिया जाता है। इनहेलेशन और मेडिसिन को देने के लिए आप कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है, इनहेलर जिसको हम इनहेलर कहते हैं, नेबुलाइजर कहते हैं। ओके, देन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी रूट के, किस रूट से हम दवाई दे रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं या उसको डिसाइड करने में मदद करते हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग है, ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, इसके बेसिस पे भी डिसाइड कर किया जाता है कि कौन सा रूट सही रहेगा। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड ड्रग है, टेबलेट है, तो उसके लिए कौन सा रूट बेहतर रहेगा? ऑफ कोर्स ओरल रूट, वहाँ पे क्योंकि हम वाटर के साथ उसको ले सकते हैं तो डिसोल्यूशन आसानी से होगा, डिसोल्यूशन के बिना एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। देन साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, आपको कहाँ पे दिखाना, जैसे आपको मान लो थोड़ा सा चोट लगी है, बस आपके स्किन पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है या चोट लगी है, आपको बस वहीं इफेक्ट चाहिए, टॉपिकल इफेक्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में आप टॉपिकल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, आप ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको उसको मेडिकेशन को एक्सटर्नली अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन थोड़ी ना देंगे, है ना। छोटी मोटी चोट के लिए आप सिंपली टॉपिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स, आपको ये भी देखना है कि आपको जो इफ़ेक्ट है वो कितना जल्दी चाहिए।
अगर मान लो इमरजेंसी की कंडीशन है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको तुरंत आपको दवाई देना है, आपको तुरंत उसको कुछ मिनरल सप्लाई करना है, तो आप इंट्रावेनस रूट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती है कि किस रेट से कितनी जल्दी आपको, किस एक्सटेंट में आपको एब्जॉर्प्शन करवाना है। सबसे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है इंट्रावेनस रूट में। तो जिनको तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है उनके लिए हम इंट्रावेनस रूट का इस्तेमाल करते हैं, आईवी रूट। और जिनको आराम से धीरे धीरे हमें ठीक करना है उस कंडीशन में हम ओरल रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे रूट्स हैं जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रैपिडिटी विथ विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड, वही मैंने कहा इमरजेंसी यूज़ की बात की। यहाँ पे एक और पॉइंट छूट गया, इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑन द ड्रग। तो अगर हमें किसी दवाई को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से प्रिवेंट कराना है तो उसको हम डायरेक्टली आईवी के थ्रू दे देंगे। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो एचसीएल में, स्टमक के एसिड में जाते ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और हमको डिसइंटीग्रेट नहीं कराना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाना है, तो हम उसे दूसरे रूट से देंगे। देन एक्यूरेसी ऑफ डोजेस रिक्वायर्ड, कितनी एक्यूरेसी से दवाई हमें चाहिए, हमें पूरा 100% बायो अवेलेबिलिटी चाहिए। तो हम मतलब 100% हम चाहते हैं कि जो ड्रग है वो बॉडी में जाए, तो उस कंडीशन में हम आईवी रूट इस्तेमाल करेंगे या इनहेलेशन रूट इस्तेमाल करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट की कंडीशन बहुत मायने रखती है। अगर पेशेंट जो है उसकी एज बहुत ज़्यादा है, जेरियाट्रिक पेशेंट है या पीडियाट्रिक पेशेंट है, तो उस कंडीशन में हम सपोजिटरीज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉमिटिंग, अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको हम ओरल रूट के थ्रू मेडिसिन को नहीं दे सकते, उस कंडीशन में हमें कोई दूसरा रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंजेक्शन कैन बी बेटर ऑप्शन देन ओरल रूट। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको ऑफकोर्स हम ओरल रूट तो बिल्कुल नहीं दे सकते। वी कैन यूज़ टॉपिकल रूट, वी कैन यूज़ इंट्रावेनस रूट अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, सो दीज आर द फैक्टर दैट गवर्न्स द चॉइस ऑफ रूट। द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं दो तरह के रूट्स होते हैं, लोकल रूट्स और सिस्टेमिक रूट। ठीक है, लोकल मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे ही आपको ड्रग का अगर इफेक्ट चाहिए तो आप लोकल रूट यूज़ करेंगे। अगर आपको पूरी बॉडी में ब्लड को जो ड्रग है उसका सर्कुलेशन चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप सिस्टेमिक रूट करेंगे। सिस्टेमिक जहाँ पे भी यूज़ होता है समझ लीजिए कि ब्लड में मेडिसिन के जाने की बात हो रही है, ब्लड में ड्रग का सर्कुलेशन हो रहा होगा। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देयर आर टू रूट्स, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल में देयर आर अगेन टाइप्स, टॉपिकल है, डीपर टिश्यूज़ हैं, इंट्रा आर्टीरियल है। इंट्रा आर्टीरियल यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इंट्रा आर्टीरियल देखिए, आर्टरीज में जब आप ड्रग देंगे तो वो उसी आर्टरी में रहेगा, वो उसी ऑर्गन तक ड्रग को पहुँचाएगा जहाँ तक वो आर्टरी जाती है। लेकिन जब आप ड्रग को वीनस में देते हैं, वेनस में जब भी ड्रग जाता है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तभी हम इंट्रावेनस बात करते हैं तो ड्रग पूरी बॉडी पूरे सर्कुलेशन में जाता है। लेकिन जब हम इंट्रा आर्टीरियल की बात करेंगे तो जो ड्रग है वो उसी स्पेसिफिक लोकेशन तक जाएगा जहाँ तक वो आर्टरी जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। देन लोकल रूट में हमने क्या क्या रखा है, टॉपिकल है, डीपर टिश्यूज़ है। टॉपिकल में स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन। देन डीपर टिश्यूज़ है, इंट्राथीकल है, इंट्रा आर्टिकुलर है और इंट्रा रिट्रोबल्बुलर है। डीपर टिश्यूज़ में देना रहता है, हालांकि इंजेक्शन के थ्रू देंगे। इंजेक्शन के थ्रू जब भी देते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे सर्कुलेशन में जा रहा है, लेकिन नहीं, हम एक स्पेसिफिक जगह पे दे रहे, घुटने में देते हैं, स्पाइन इंजेक्शन होता है। तो ये सब डीपर टिश्यूज़ में जाते हैं और एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ही जाते हैं। सो दीज आर लोकल रूट्स। देन द सिस्टेमिक रूट्स। सिस्टेमिक रूट्स में भी एक्सटर्नल हो सकते हैं, पेरेंटरल हो सकते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, ओरल रूट है, ओरल भी एक्सटर्नल में आता है, ओरल भी सिस्टेमिक में आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई टेबलेट लेते हैं वो स्टमक में या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके अल्टीमेटली किस में जा रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सो ओरल इज ऑल्सो सिस्टेमिक रूट। रेक्टल इज ऑल्सो सिस्टेमिक रूट। सबलिंगुअल अगर आप जीभ के नीचे कोई मेडिसिन को दबा रहे हैं, यहाँ मुंह के थ्रू ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो कैपिलरीज है उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा और वहाँ कैपिलरी से होते हुए वो पूरे सर्कुलेशन में सर्कुलेट होगा, है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो सिस्टेमिक रूट। देन द इंट्रानेजल एंड इनहेलेशनल, दीज आर ऑल्सो सिस्टेमिक रूट। जहाँ पे भी ड्रग का सप्लाई पूरे सर्कुलेशन में हो रहा है वहाँ पे सिस्टेमिक रूट कहलाएगा। ठीक है। देन द पेरेंटरल रूट, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, subcutaneous, intradermal. So these are systemic routes.
पेरेंटरल इज नॉट ऑलवेज सिस्टेमिक बिकॉज इंट्रा आर्टीरियल भी इंजेक्शन के थ्रू ही देते हैं हम, बट इट इज़ गिविंग इफेक्ट ओनली ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो बस ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये अगर आप क्लासिफिकेशन याद रखेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देन आगे देखते हैं लोकल रूट्स। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लेक्चर बट इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ऑफ कोर्स बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। लोकल रूट्स है, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एट द साइट ऑफ लीजन। लोकल रूट में जहाँ पे घाव है बस हम वहीं पे ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। दीज रूट्स कैन बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लीजन और एक्सेसिबल साइट्स। टॉपिकल है लोकल रूट्स में, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। स्किन है, ओरोफेरेंजियल, नेजल म्यूकोसा, आईज, ईयर्स, कैनाल्स एंड वजाइना, ये सब इन एरियाज में टॉपिकल एप्लीकेशन किया जा सकता है ड्रग का। डीपर टिश्यूज है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इन द जॉइंट, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन इन द आर्टरीज, इंट्राथीकल इंजेक्शन into the CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे लिडोकेन है, इसको डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है। लिडोकेन इज एन एनेस्थेटिक, यानी पेशेंट को टेम्पररी अनकॉन्शियस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लिडोकेन है डेंटल में बहुत इसका यूज़ होता है। इसको लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं ना। एनेस्थेटिक में भी बहुत टाइप होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक होते हैं। रिट्रोबल्बुलर इंजेक्शन है, इंजेक्शन बिहाइंड ऑफ द आई बॉल। हाइड्रोकार्टिसोन इस फॉर्म में दिया जाता है। हाइड्रोकार्टिसोन एक ऑक्यूलर ड्रग है। सिस्टेमिक रूट है, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टेमिक रूट्स इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन टू द सर्कुलेशन। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, फिर भी बस एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चलो, अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले बताई। एब्जॉर्ब इन ब्लड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। देन ओरल रूट, मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल। मैक्सिमम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज सीन विद द ओरल रूट, है ना। इसी को प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट लगाए जाते हैं। ये कोटिंग वगैरह जो की जाती है, टबले में रंगत की जाती है, वो सब इसी से बचाने के लिए की जाती है। देन अभी आप ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं ना फार्माकोकाइनेटिक में, तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, याद रखिएगा। नॉट स्विचेबल फॉर अनपैलेटेबल ड्रग, पैराहेल्डिहाइड, क्लोरामफेनिकॉल, ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखिएगा। ओरल रूट किन के लिए स्विचेबल नहीं होता, जो अनपैलेटेबल ड्रग है, पैराहेल्डिहाइड है, क्लोरामफेनिकॉल है, इनके लिए स्विचेबल नहीं होता है। इरिटेबल ड्रग के लिए स्विचेबल नहीं होता है, इमेंटीन है। ऑफकोर्स इरिटेबल होगा तो कोई पेशेंट उसको लेना नहीं चाहेगा मुंह से। डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस, पेनिसिलिन जी, इंसुलिन, ये जो ड्रग है दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव जूस, तो हम इसको ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। इन लीवर में देखें GTN, टेस्टोस्टेरोन, लिडोकेन, मतलब अगर डाइजेस्टिव जूस में नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है तो समवेयर इन लीवर में जाके वो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। तो इन सब से प्रिवेंट करना है तो इसको हम ओरल रूट के थ्रू इन मेडिसिन को नहीं देंगे। देन ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लिडोकेन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, इनमें बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उनको हम ओरल रूट के थ्रू नहीं देंगे। ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, अमीनोग्लाइकोसाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो एंटीमाइक्रोबियल्स की टाइप है ना, उसमें उस अमीनोग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। अभी हम एंटीमाइक्रोबियल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। उसके बाद सबलिंगुअल है, अंडर द टंग और बक्कल, बिलो द चिक और गम। ये ऐसे सुनने में लगता है लोकल रूट है, बट इट इज़ नॉट अ लोकल रूट ना, इसमें क्योंकि सर्कुलेशन में ही जा रहा है ओवरऑल ड्रग। ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। ऑफकोर्स ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं, ओरल नहीं तो सबलिंगुअल, मतलब मुंह में ले रहे हैं, टेस्ट बर्ड में ऐसे टच हो रहा है, तो ये प्लेजेंट होना चाहिए पेशेंट के लिए। एब्जॉर्प्शन इज रियली रैपिड
एंड एक्शन कैन बी प्रोड्यूस इन मिनट्स, क्योंकि इंस्टेंटली वो वहाँ से कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेशन में चला जाता है ड्रग. देन द लीवर इज बाईपास्ड एंड ड्रग with high fast metabolism can be absorbed directly in the systemic circulation. एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोग्लिसरीन है, क्लोनिडीन है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, ब्रूपेनोरॉर्फिन है, डेस अमीनो ऑक्सीटोसिन है. These can be given by this sublingual route. Okay, rectal है, rectal route है, that is also systemic, can be used when patient is having vomiting or unconscious. Then administration of drug by enema. एनिमा ये है सपोजिटरी जो एनल रूट के थ्रू देते हैं. जो सब सपोजिटरी हम रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं उसको हम एनिमा कहते हैं. जिसका एग्जांपल है डल्कोलिक्स. डल्कोलिक्स के बारे में आपने सुना होगा, कॉन्स्टिपेशन में देते हैं. एंड डाइजेपाम है, इंडोमेथासिन है, पैरासीटामोल. पैरासीटामोल को भी पीडियाट्रिक पेशेंट को और जेरियाट्रिक पेशेंट को हम सपोजिटरी के फॉर्म में देते हैं. आगे देखते हैं क्यूटेनियस. इस फॉर्म में देने वाले जो ड्रग्स हैं उनमें शामिल है फेनेंटाइल, निकोटीन एंड एस्ट्राडायोल, जीटीएन, नाइट्रोग्लिसरीन. जीटीएन को नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं. देन हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन. लीवर इज ऑल्सो बाईपास्ड और इसी रूट पे बेस्ड है ट्रांसडर्मल पैचेस. कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी इस फॉर्म में दिया जाता है, ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में. ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम कुछ इस तरह का होता है. ये सब जो पार्ट है वो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे हम जो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. इनहेलेशनल रूट है. ड्रग एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्वियोलाई. एग्जाम्पल जनरल एनेस्थेटिक है जिसको हम इनहेल करते हैं. और इंट्रानेजल है. म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन रीडली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, बहुत सारा कैपिलरी का सप्लाई होता है, तो वहाँ से जो ड्रग्स हैं चूँकि वो ड्रॉपलेट या गैसेस फॉर्म में दी जा रही है तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं. डाइजेस्टिव जूसेस एंड लीवर आर बाईपास, क्योंकि जो इंट्रानेजल रूट के द्वारा मेडिसिन दिया जाता है जब उस कंडीशन में वो लीवर से बाईपास नहीं होता, डायरेक्टली गोज टू द सर्कुलेशन. दिस रूट इज बीइंग ट्राइड फॉर सम अदर peptide drug like insulin as well to bypass the blood-brain barrier. Then parenteral route है. Per means beyond, internal means intestinal. Parenteral refers the administration by injection, can be applied even in the unconscious, uncooperative or vomiting patient. Liver is bypassed, no chances of interference by food or digestive juices because it is given directly to the circulation. Subcutaneous है. Drug is deposited in the loose connective subcutaneous tissue which is richly supplied by nerves. Irritant drug cannot be injected because there are very much nerve supplies, but is less vascular. Absorption is slower than intramuscular. Okay, suitable for depot respiratory preparation. इंजेक्शंस बहुत तरीके से दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रानेजल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इंट्रावेनल not suitable for shock patient. This route should be avoided in shock patient who are vasoconstrictive. Absorption will be delayed. Some special forms of this route include dermojet. In this method, needle is not used. A high velocity jet of the drug solution is projected from a microfile using a gun like implement. तो ये सब जो है पैलेट इम्प्लांटेशन है, सियालिस्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब आते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में ही आते हैं. ये सब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के पार्ट हैं. एंड इंट्रामस्कुलर रूट है. ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमम, रेक्टस, फेमोरिस एटसेट्रा. तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मसल्स को दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही होता है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड इन एंटीकोगुलेंट
ट्रीटेड पेशेंट। जो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो वैक्सीन को भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में ही देते हैं, इसीलिए वहाँ पे लीजन्स बन जाते हैं, सूजन हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड इन एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस लोकल हीमेटोमा, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कॉज कर सकता है। मसल इज लेस रिचली सप्लाइड with sensory nerve, mild irritant can be injected and is more vascular, absorption of drug is aqueous solution is faster। तो ये कारण है आखिर इंट्रामस्कुलर से क्यों किसी मेडिसिन को दे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, नर्व सप्लाई कम होता है। एंड deep penetration is needed. Depot preparation, oily solution, aqueous solution can be injected by this route. Then intravenous, which is very important, showing 100% bioavailability, मतलब यहाँ से अगर कोई ड्रग को आप इंजेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली पूरा का पूरा अमाउंट, अगर आप 500 mg इंजेक्ट कर रहे हैं तो पूरा 500 mg सर्कुलेशन में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे 100% बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस लम्प और इन्फ्यूज स्लोली और ओवर आवर इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रावेनस में, आर्टरीज में नहीं, ध्यान में रखिए, इसलिए पूरे सर्कुलेशन में जाता है। जब हम आर्टरीज में देते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही जाएगा, उसको हम लोकल रूट में रखते हैं। इसलिए ग्रेट वैल्यू इन इमरजेंसी बिकॉज ड्रग रीचेज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस इमीडिएटली, द इंटिमा ऑफ वेन्स is intensive and drug gets diluted with blood, therefore even highly irritant drug can be injected by IV. Hazards है thermophlebitis of the injected veins and necrosis of adjoining tissues if extravasation occurs। तो कभी कभी ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहता है, थ्रोम्बोफेब्लाइटिस, जो वेन्स हैं उनको उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। ओनली एक्वियस सॉल्यूशंस नॉट सस्पेंशंस बिकॉज ड्रग पार्टिकल्स कैन कॉज एम्बोलिज्म आर टू बी इंजेक्टेड बाय IV रूट। केवल एक्वियस सॉल्यूशन को दिया जाता है, कभी भी सस्पेंशन को हम IV से नहीं देते, क्योंकि वो अगर आप सस्पेंशन को IV से देंगे तो बोलस ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पे भी अटक जाएगा और एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। देन नॉट डिपोट प्रिपरेशन फॉर दिस रूट, डिपोट प्रिपरेशन नहीं हो सकता इस रूट में। चांसेस ऑफ कॉजिंग एयर एम्बोलिज्म इज रिस्क। हाँ, अगर आप जब आप देते हैं IV से तो हो सकता है कि एयर उसमें इंजेक्शन में अटक जाए, जब आप इंजेक्ट करें सही तरह से ना करें तो उसमें बबल्स जा सकते हैं, तो बबल्स जाने से कैपिलरीज में एयर एम्बोलिज्म का खतरा रहता है, मतलब एयर बबल्स उसमें जा सकते हैं ड्रग इंजेक्ट करने के टाइम। तो इट्स वेरी रिस्की, बहुत केयरफुली हम बिना नॉलेज की इसको नहीं दे सकते। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज व्हेनेवर यू आर गिविंग अ पेशेंट ड्रग intravenously। स्मॉलेस्ट डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड बिकॉज बायोअवेलेबिलिटी इज़ 100%। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है, जितना नीडेड है उतना ही दीजिए। आपको 10 mg चाहिए तो 10 mg ही दीजिए, क्योंकि पेशेंट को आप जितना दे रहे हैं इंट्रावेनसली, आप उस पेशेंट को पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ ड्रग उसके सर्कुलेशन में ज़्यादा है। 100% बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे रहती है। इस पर क्वेश्चन भी आया है कई बार। इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेड। ये BCG का वैक्सीन है, सेंसिटिविटी टेस्टिंग है, ये सब इंट्राडर्मल इंजेक्शन से की जाती है। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, shift your energy to what you can create। And with this I would like to end this lecture, and in next lecture I will be discussing about pharmacokinetic, pharmacodynamic। it's already very long lecture, so इसको और लंबा नहीं कर सकती। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक को और जो भी टॉपिक्स बच गए हैं जनरल फार्माकोलॉजी में। सो विल बी कंटिन्यूइंग, और याद रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। और साथ ही ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि इस लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, UG फार्मा गाइड के टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं और फ्रीली आप इस लेक्चर के PDF नोट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।